वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अजय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। आज जो मैं वीडियो आपके लाया हूं वो उसका टाइटल है हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको ये डाउट रहता है कि हम रिसर्च पेपर कैसे बनाएं, क्या बनाएं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग योर ऑल दी आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च पेपर का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर आपका नेम और बाकी डिटेल्स होती हैं, लेकिन आपके नाम के ठीक नीचे यानी थीम के बाद जब नाम होता है तब एब्स्ट्रैक्ट की बारी आती है। एब्स्ट्रैक्ट जनरली 200 वर्ड्स का होता है और ये 200 वर्ड्स में आपको चार चीज़ें कवर करनी होती हैं, जैसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फाइंडिंग्स, तीसरा कंक्लूजन और चौथा फ्यूचर स्कोप। ये चारों चीज़ें आपकी इसमें एब्स्ट्रैक्ट में कवर होनी चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट एक समरी होता है पूरे रिसर्च पेपर की। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद में ठीक बाद में आपके कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब है वो टेक्निकल वर्ड्स जो कि आपके उसी एब्स्ट्रैक्ट में से निकाले जाते हैं, जो कि मिनिमम 5 कीवर्ड्स होते हैं और मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स रखे जाते हैं। ठीक। कीवर्ड्स का मेन पर्पस क्या होता है कि जब आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है और ये डिजिटल वर्ल्ड में जाता है, तो अगर आपके रिसर्च पेपर को ढूंढना है तो वो आपके थीम के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स होते हैं उसको टाइप करके आपके रिसर्च पेपर को फाइंड आउट करके उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकता है। उसके बाद बारी आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपके जो मेन चीज़ें कवर होती हैं वो 3 चीज़ें होती हैं। पहला, करंट सिनेरियो की जो चीज़ हो रही है। करंट सिनेरियो का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जिस पे आप रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं से बिगिनिंग हुई होती है और बिगिनिंग के बाद जब वो डेवलपमेंटल फेस यानी टाइमलाइन क्रॉस करते हुए आता है तो वो करंट सिनेरियो से उसके एग्जैक्टली जो इस समय जो करंट सीन है उसमें उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें बतानी होती है करंट सिनेरियो में। उसके बाद उसका बैकग्राउंड आता है यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आता है, जिसमें मेन हम ये देखते हैं कि वो किस किस टाइम फेज से होकर के निकला है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर बारी आती है लिटरेचर रिव्यू की। आप जो कॉन्सेप्ट जिस पर काम कर रहे हैं रिसर्च पेपर के लिए उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जिस्टिंग स्टडी यानी विद्यमान होती है, कोई ना कोई पढ़ाई या कोई कोई रिसर्च पेपर या जर्नल या कुछ भी, तो उसको रेफ़र करना, उसको देखना, पढ़ना और उस कॉन्सेप्ट को समझ करके तब अपने वर्ड्स में उस रिसर्च टॉपिक पे यानी रिसर्च पेपर टॉपिक पे अपने आप को एक्सप्रेस करना। जनरली 5 रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है वो दिए जाते हैं। मैक्सिमम आपके ऊपर है कि आप उसको क्या करते हैं। फिर है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे शायद अभी तक काम नहीं किया गया या फिर अगर फ्यूचर में काम हुआ था तो वो इनकम्प्लीट था, जिसको आप अपने रिसर्च फाइंडिंग से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अगला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है हर काम का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना ऑब्जेक्ट के कोई चीज़ नहीं होती। तो मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको जो है रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग दिखाने होते हैं। फिर हाइपोथेसिस होती है। ऑब्जेक्टिव्स के ही बेस पे हम अपने अपने कुछ एजम्पशंस बनाते हैं। हाइपोथेसिस को एजम्पशंस कहते हैं, यानी अनुमान होता है कि हम अगर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो इस पर ये चीज़ निकल सकती है, उसमें ये रिजल्ट या फाइंडिंग निकल सकती है, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। फिर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू ही हम हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं। एक्चुअली हाइपोथेसिस के 2 पार्ट होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस नेगेटिव होती है नेचर से, जो कि ये कहती है कि हाँ इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा पॉजिटिव होती है, जो कि कहती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहली बात तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस है, मेथड है, तरीका है, ये हो। दूसरी चीज़ है, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर में रिसर्च डिज़ाइन है, जो कि रिसर्च डिज़ाइन को एक फ्रेमवर्क कहा जाता है जिसके थ्रू हम पूरी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करते हैं। जनरली रिसर्च डिज़ाइन में 3 तरह के रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है एनालिटिकल और तीसरा है एक्सप्लोरेटरी। ठीक। फिर है सोर्सेज ऑफ डेटा। आप जो भी रिसर्च थीम ले रहे हैं, चाहे रिसर्च पेपर के लिए हो या आपकी थीसिस के लिए हो, उसमें आपको 2 तरीके की डेटा यूज़ करना होता है, एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा।
प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो कि आपके जो एक तरीके से फ्रेश डेटा कहलाता है, जिसको आप खुद से सर्वे क्वेश्चनर बना करके करेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडी, यानी जिसे हम लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू जहाँ से आपने पर्टिकुलर स्टडी को अडॉप्ट किया है, उसको पढ़ा है, उसको समझा है, उसमें भी डेटा मिल सकता है। तो जो डेटा आपको एग्जिस्टिंग स्टडी या लिटरेचर से मिलता है वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। फिर हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं कि हमने जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि लोगों ने क्या ओपिनियन दिया है, और जो हमने जो हाइपोथेसिस ली थी क्या उसके अकॉर्डिंग हमें ओपिनियन मिला है, तो वो डेटा एनालाइज करते हैं। उस एनालिसिस में हम कुछ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेन होता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है कि हाइपोथेसिस हमने जो ली है नल और अल्टरनेटिव, तो काई स्क्वायर के थ्रू ये पता चल पाता है कि कौन सी जो है एक्सेप्ट होगी, कौन सी रिजेक्ट होगी, नल एक्सेप्ट होनी है कि अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होनी है। ठीक, उसके बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद हम फाइंडिंग्स पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू दी हाइपोथेसिस भी फाइंडिंग्स लिखी जाती हैं और अकॉर्डिंग टू थीमेटिक फाइंडिंग्स भी होती हैं। थीमेटिक फाइंडिंग का मतलब है आपने जो थीम सेलेक्ट की है उसके बेसिस पर भी फाइंडिंग हम लिखेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आपने स्टडी किया पूरा इंट्रोडक्शन में लिखा था, और प्लस आप हाइपोथेसिस बेस्ड भी फाइंडिंग्स लिखेंगे जो अपने आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन में आप पूरी स्टडी को एक या दो पैराग्राफ में निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर स्टडी से क्या देखा, क्या पाया, क्या ऑब्जर्व किया, वो आप कंक्लूजन में डालते हैं, जो कि बहुत ही समराइज फॉर्म में होता है, यानी संक्षिप्त रूप में होता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका सजेशंस। सजेशंस का मतलब है कि अगर उस स्टडी में कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं और वो बन सकता है और उसको बेटर इम्प्रूव किया जा सकता है उस कॉन्सेप्ट को, तो आप उस पर अपने सजेशंस डाल सकते हो कि हाँ इसमें हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और ये और बेटर हो सकता है। ठीक है, अगला है सेकेंड लास्ट है फ्यूचर स्कोप। यानी अगर उस स्टडी में आपने कुछ रिसर्च गैपिंग सोच, आपको लग रहा है कि रिसर्च गैप हो सकता है या है जो आपके करने से रह गया है, तो आप उसको फ्यूचर स्कोप में डाल सकते हैं कि इस पर और स्टडी फर्दर की जा सकती है, और उस फर्दर स्टडी को आप फ्यूचर स्कोप में इसको दिखाते हैं। फ्यूचर स्कोप एक चीज़ और है कि आपने जिस कॉन्सेप्ट को टेकअप किया है स्टडी करने के लिए, वो पर्टिकुलर फ्यूचर में किस फॉर्म में जा सकता है या किस फॉर्म में वो यूज़फुल हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब है आप जो भी रिसर्च पेपर या थीसिस बना रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसको कहीं ना कहीं से पढ़ना होता है, समझना होता है, और तब आप उसको पूरा लिख पाते हो। तो रेफरेंसेस में जनरली वेबसाइट, लिंक, जर्नल, थीसिस, जो भी आपने पढ़ा होता है उसको प्रॉपर रेफरेंस पे शो करना होता है। इसको हम साइटेशन भी कहते हैं कि आपने जो भी साइटेशंस लिए थे उसको आपको रेफरेंस में शो करना होता है। तो गाइस ये है टोटल रिसर्च पेपर लिखने का तरीका। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कंटेंट को और आगे बढ़ाना ताकि और लोगों तक ये जो डाउट क्लियरिंग वीडियो है ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।